भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, हमारी शक्ति और साधन चिंतन का हमारा क्रमांक है 326 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहब जो जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। आज का जो विषय लिया है आपका वो है नई शिक्षा नीति श्रीमद् भागवत गीता सामाजिक उपदेयता। आज वैसे इनका परिचय का वो नहीं है, परंतु हम नायब साहब से कहेंगे दो सब आदरणीय प्रमोद साहब के सुनते हैं। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। प्रमोद जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं और इस जब जूम मीटिंग को उन्होंने ज्वाइन किया तभी समझ में आया कि उनका एक जीवन का या उनके चरित्र का एक और आयाम भी है, उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा आयाम भी है कि उनको पुराण की, गीता की, इन सब चीजों की वृहद जिसे कहा है ना व्याख्या सहित उनको नॉलेज है, उनका ज्ञान है। और किसी भी विषय पे मैंने देखा वो जब बोलना शुरू करते हैं तो धारा प्रवाह। और एक दो बार तो ऐसा हुआ कि किन्हीं कारणोंवश उनको अपने कार्यालय से आने में विलम्ब हो रहा था, तो उन्होंने रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे ही जिस तरह से अपना व्याख्यान दिया और जिस धारा प्रवाह तरीके से उन्होंने बोला महाभारत के ऊपर, गीता के ऊपर, वो मतलब आई वाज मेस्मराइज कि हम लोग कितनी तैयारी के साथ कोई बात कहने आते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते, कहीं बोलते वक्त थोड़ा सा हिच रहती, कहीं कोई ऐसा शब्द या इस तरह के कोई चीज ना निकल जाए, बट इतने आराम से, इतने जिसे कहा जाए ना एकदम समरसता के साथ धीरे धीरे चीजें मखमल की तरीके से उनके निकलती चली जा रही, वो चीज इनकी। उसके बाद प्रमोद मेरे साथ हम लोग ने एक साथ काम किया हुआ है, कानपुर में, आगरा में थे हम लोग, बहुत अच्छे मिलते जुलते रहे। इनकी इस व्यक्तित्व की, इस चीज की हमको बिल्कुल जानकारी नहीं। उसके बाद तो कह लीजिए मैं इनका मुरीद हो गया हूँ। मुझे इनका बोलना, इनका धारा प्रवाह तरीके से शब्दों के बारे में चयन और किस तरीके से समझाते हुए, और बहुत अच्छे इनके पास तथ्य, इनको बिल्कुल कहना चाहिए कंठस्थ हैं, उन तथ्यों के बारे में इतने सुंदर तरीके से व्याख्यान देते हैं। मैं इनकी दिल से बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। और आज का जो विषय है उसमें भी एक नया विषय लेके आए हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। आपका स्वागत है प्रमोद जी। आइए आज आप अपने उद्बोधन से हम लोग को अनुग्रहित करें। हमारा ये विषय है, शर्मा जी ने जो मुझसे कहा था कि आज का रख लूं मैं, आज शायद कोई नहीं था, तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सब विषय क्या रखूं, लेकिन फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रही है और ये जो शिक्षा नीति है वो युगांतकारी है। युगांतकारी मेरे कहने का अर्थ है ये पहली शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति तो बहुत आई अभी तक, अभी जो चल रही है प्रेजेंट में 1986 वाली शिक्षा नीति चल रही है, 1986 में आई थी वो, लेकिन ये पहली शिक्षा नीति है जिस शिक्षा नीति में हमारे जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव संस्कृति है, मतलब स्वदेशी संस्कृति है, उस पर जोर दिया गया है पूरी तरह से। इससे पहले की जितनी भी शिक्षा नीति थी वो केवल नाम के लिए शिक्षा नीति बनाई जाती थी, इम्प्लीमेंट भी ढंग से नहीं कराया जाता था। लेकिन उस विषय पे मैं जाऊंगा भी नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, देखा और समझा, तो मैंने यही पाया कि ये स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली है और सही अर्थों में भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है उसका एक सोपान है। तो इस शिक्षा नीति को 2 स्टेटों ने लागू भी कर दिया है, इसमें गुजरात है और एक कर्नाटक है, ठीक है। तो इसका पहले चरण के रूप में इन दोनों स्टेटों ने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच में श्रीमद् भागवत गीता को कंपलसरी कर दिया है। एक ईश्वरीय ग्रंथ जिसका एक एक वाक्य ज्ञान का स्रोत है, जिसका एक एक शब्द ईश्वरीय श्रीमुख से उद्भूत हुआ है और जिसका एक एक श्लोक, जिसमें 700 श्लोक हैं, एक एक श्लोक समाज के इहलौकिक निर्माण के लिए और परलौक व्यक्ति के परलौकिक जीवन के लिए भी
बड़ा ही उपयोगी है। तो उस चीज को इस नई शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है वर्तमान सरकार का। और मैं सोचता हूँ राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए, संस्कारों के लिए ये सबसे बड़ा कदम मानता हूँ मैं। इससे बड़ा कदम नहीं हो सकता है कि क्योंकि व्यक्ति का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, और ज्ञान का इससे बड़ा स्रोत भी हो नहीं सकता कभी। तो अब मैं बात करता हूँ पहले तो शिक्षा नीति। ये हम सब लोग जानते हैं कि 1828 ईस्वी तक हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली थी। कोई थोपी हुई, बाहर से लाई हुई आयातित शिक्षा प्रणाली नहीं थी। 1828 तक हमारे यहाँ गुरुकुल चला करते थे, गांव गांव में गुरुकुल। उस समय उस समय के जो अकाउंट्स हैं उनसे पता चलता है कि हमारे देश में तत्कालिक समय में 1 लाख के आसपास गुरुकुल चला करते। कोई गांव ऐसा ही नहीं बचा था जिसमें गुरुकुल नहीं हो, बल्कि हो सकता है कहीं 2-2 गुरुकुल भी रहे हों। 1,90,000 1 लाख के बीच में गुरुकुलों की संख्या थी इस समय। तो आप सोच लीजिए साक्षरता दर कहाँ रही होगी। 1828 में जब मेघालय आया विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, तो उसने देखा कि इन भारतीयों को सिकंदर का आक्रमण भी नहीं हिला पाया, कुषाण भी नहीं हिला पाए। मुस्लिम 750 सालों तक यहाँ आंख मिचौली करते रहे, कभी वो हारते, कभी जीतते रहे, कभी हारते भी रहे। ऐसा नहीं वो हारते, उनको कंट्रोल नहीं कर। स्पेन को जीत लिया उन्होंने, ठीक है। अंधलिप बोलते थे स्पेन को, सो मुसलमान। पूरा उत्तरी अफ्रीका जीत लिया, मध्य एशिया जीत लिया, और बाकी धर्म ही रूपांतरित कर दिए, बाकी संस्कृतियां ही खत्म हो गई। लेकिन ये भारतवर्ष आप फिर भी खड़ा हुआ है 750 वर्ष के बाद भी, यहाँ वो मेजोरिटी में है। तो ये उसने समझा और सोचा, तो निष्कर्ष पे हो सकता है ये निकला, जो उसके पत्रों से महसूस होता है हमें, जो उसने पत्र अपने लिखे थे पिताश्री को, अपने को इंग्लैंड के लिए भेजे गए थे। तो वो पत्रों का संग्रह इंग्लैंड के संग्रहालय में है। तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर एक ये माइंडसेट आ गया था कि भाई इनका मेन रीजन जो है कि हम इसके मस्तिष्क को नहीं कुचल पाए। कभी इसके हाथ काटते रहे, कभी पैर, कभी पेट, वो सब अंग दोबारा से पैदा हो जाते थे, लेकिन मस्तिष्क नहीं कटा तो वो फिर भी संघर्ष करता रहा। तो इनकी शिक्षा नीति इसके पीछे है, मतलब शिक्षा प्रणाली है। उस शिक्षा प्रणाली को हमें बदल दिया जाए तो हम उसके मस्तिष्क को काट डालें। तो उन्होंने एक शिक्षा पॉलिसी लेके आए उस समय, और शिक्षा नीति के सहारे हमारे देश को रूपांतरित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम हमें कब पता पड़ा? 1857 में पता पड़ा, और विशिष्ट 1857 के बाद के सालों में पता पड़ा, जब उन्होंने एक ब्रिटिशर्स ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, जो एक ऐसी पार्टी थी। मैंने इसके स्थापना के पीछे जो मिथ था उसको पढ़ा है, मिथ नहीं उसकी वास्तविकता थी। तो उसमें ये था कि भारत में जो स्वदेशी का उत्थान हो रहा था, इसमें दयानंद सरस्वती भी थे, बिरजानंद थे, मतलब कई लोग थे इसमें, ऐसे लोकमान्य तिलक थे। तो स्वदेशी का जो उत्थान हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए एक मतलब एक, मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। उस पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई जिससे कि उनकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। और ये बहुत दिन हुआ, बहुत दिन जब तक हुआ जब तक कि विश्वव्यापी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी जिससे भारत स्वतंत्र हुआ। विश्वव्यापी परिस्थिति का मतलब इंग्लैंड की शक्ति को नाजी जर्मनी ने, फांसी इटली ने कुचल नहीं दिया जाता, लगभग ऐसा नहीं कर दिया जिससे वो यहाँ शासन करने लायक नहीं थे। दूसरा, सोवियत संघ का उत्थान हुआ, कम्युनिज्म सिस्टम का उत्थान हुआ, तो उन्हें डर भी लगा कि अगर हमने इंडिया को स्वतंत्र नहीं किया, भारत को स्वतंत्र नहीं किया, तो हो सकता है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आंदोलन विदेशों से चलाया जा रहा है वो इतना व्यापक हो जाए कि जैसा चीन में के नेतृत्व में हुआ है ऐसा भारत में भी सुभाष द्वारा स्वदेशीकरण हुआ। इसलिए ट्रूमैन ने चर्चिल को ये सुझाव दिया था। मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा, लेकिन उसमें शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। ट्रूमैन ने चर्चिल को सुझाव दिया कि आप जल्दी ही इंडिया को स्वतंत्र कीजिए,
अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है इंडिया विपक्षी खेमे में यानी सोवियत संघ वाले खेमे में चला जाए। चर्चिल इस पर भी राजी नहीं हुआ। तो वस्तुतः वहां सरकार जब बदली, इटली बना, तो इटली ने इसको समझ लिया और उसने भारत को कंट्रोल्ड स्वतंत्र किया, इसे डोमिनियन स्टेट दिया गया। स्टार्टिंग में इसको पता है आपको, डोमिनियन स्टेट दिया गया था, न कि कंप्लीट फ्रीडम। डोमिनियन का मतलब है कि यह गवर्नर जनरल तो वही था, महारानी का ही शासन था, गवर्नर जनरल उसी का अपॉइंटेड था, लेकिन कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसमें चुनाव का अधिकार भी शामिल था, सत्ता चुनने का अधिकार। यहाँ बस वो प्रधानमंत्री के रूप में कर सकते थे, एक मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो इस प्रारंभ में एक डोमिनियन स्टेट प्रदान की गई थी भारत को। तो ये क्या था, ये वो फैक्टर थे जिसमें थोड़ा सा मुड़ गया था, जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई वास्तव में। और बिना वास्तव के तो आप बोलते ही हो चरखा स्वतंत्रता दिला देता है, तो चरखा स्वतंत्रता किसने दिलाता है? तो यूक्रेन में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से पूरी तरह से। अच्छा, दूसरा, तो ये जो शिक्षा नीति बनी, इस शिक्षा नीति के परिणाम आने लग गए थे 1875 के आसपास, जब भारत का जो लीडिंग क्लास थी, वो लीडिंग क्लास अंग्रेजीदा बन गई। वो वेस्टर्न कल्चर की फॉलोअर बन गई थी और अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। एक प्रैक्टिकलिज्म की जगह केवल किताबी ज्ञान बढ़ता गया। उसका परिणाम ये हुआ कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था, सामाजिक नेतृत्व था, वो इन अंग्रेजीदा लोगों के हाथों में आ गया, वो नेटिव नहीं रहा। तो एक ऐसी क्लास पैदा हुई इंडिया में, जो मन से, जो शरीर से तो इंडियन मतलब भारतीयों के साथ लगती थी कि भाई ऐसा ही है कलर से, लेकिन उसकी मस्तिष्क, उसका मन, उसकी इच्छाएं और उसकी सारी चीजें जो बौद्धिकता से जुड़ी हुई होती हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति की गुलाम थी। इस कठिन वर्ड को बोलने में मुझे अब कोई परेशानी नहीं, जो सत्य को बोलना, सत्य थोड़ा सा कटु होता है, सत्य को बोलना भी चाहिए। तो एक ऐसी क्लास पैदा हुई और उन्होंने उसी प्रकार की शिक्षा नीति बनाई। आपको पता होगा कि देश को जब डोमिनियन स्टेट मिली, तो उसके बाद देश रिपब्लिक बन गया, तो वहां शिक्षा नीति पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूरा सिस्टम वही चलता रहा जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडियनों को कुचलने के लिए, इंडियनों को मतलब भारतीय लोगों को अपने वास्तविक इतिहास से विलग करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम चलता रहा। चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, या व्हाटएवर जो भी कानून हो, सब कानून पुराने चलते रहे, कोई नया कानून स्पेशली नहीं बना। तो और साथ साथ शिक्षा नीति भी चलती रही। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय अब्दुल कलाम आजाद को सौंप दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और थे, उनका नाम महाशय का मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा माइंड अभी वो हो गया है, उनको सौंप दिया गया। तो मतलब ऐसे ऐसे सौंपा गया। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे, उनको सौंपा गया। तो ये सौंपा गया जिसमें शिक्षा के स्वदेशीकरण की कोई प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई कि शिक्षा किस तरह से दी जानी चाहिए, एक व्यक्ति का निर्माण कैसे करना चाहिए स्वदेशी मानकों के आधार पर, जिससे कि पुनः इस देश को एक गर्वित देश बनाया जा सके। आपने एक चीज देखी होगी, अभी भी देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, आजकल बहुत आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जिनपिंग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, और जर्मन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, अरेबियन शहजादे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई भी अरेबियन कंट्री का शहजादा हो अपनी लैंग्वेज में बात करे, स्कैंडिनेवियन जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन हमारे देश में, भारत में, कुछ दिनों पहले तक जो भी, और बल्कि अब भी कुछ ब्यूरोक्रेट जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस में, वो केवल इंग्लिश में बात करते हैं। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि भाई क्या फ्रांस डेवलप्ड कंट्री नहीं है? क्या जर्मनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है? क्या जापानीज डेवलप्ड नहीं है? क्या रशियन और चाइनीज डेवलप्ड नहीं है? वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। उसका कारण है कि हमारे यहाँ एक गुलामी की जो मानसिकता है ना, वो आज तक जारी है। उनके यहाँ गुलामी की मानसिकता उन्होंने बहुत पहले ही उतार के पार फेंक दी। चीन भी गुलाम रहा, ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से रहा। ठीक है, बहुत से देश रहे
लेकिन वो अपने अपने आप को सही अर्थों में स्वतंत्र कर चुके हैं हमारा। तो ये शिक्षा प्रणाली है, ये शिक्षा नीति है, इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। 1950 में जब संविधान एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, तो उस समय जानबूझ के अंग्रेजी भाषा को डाल दिया गया। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ऐसे एक भाषा के रूप में पढ़ने का समर्थक हूं बस। केवल एक भाषा के रूप में पढ़ी जानी चाहिए कि जैसे विश्व में अन्य भाषाएं हैं, जैसे हम जर्मन पढ़ें, जैसे हम और भी कोई भाषा पढ़ें, जापानीज पढ़ें, उर्दू पढ़ें, एक भाषा के रूप में पढ़ी जानी चाहिए, न कि इसको हमारे जीवन में रचा बसा होना चाहिए। आज भी हमारे देश में हायर ट्यूशरी में जो भी डिसीजन होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, हिंदी में तो नहीं होते। बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि डिसीजन किया जा रहा है जिस आदमी का, जो आदमी वादी और प्रतिवादी है, चाहे उसे इंग्लिश पता हो नहीं हो, लेकिन डिसीजन उसमें इंग्लिश में आएगा। अब बेचारे उसको क्या पता है क्या डिसीजन हुआ, पहला बात। दूसरी बात, तो इस शिक्षा नीति में जो प्रेजेंट में एक शिक्षा नीति हुई है 2019 में, मैंने भी कई सुझाव दिए थे इसमें शिक्षा मंत्रालय को, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट चला रहा था उससे पहले, शिक्षा कायाकल्प योजना, और मुझे इस बात पर गर्व भी है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, वैसे मैं जनरली बताता नहीं हूँ, कि उसमें शिक्षा कायाकल्प योजना में हमने बहुत काम किया था। तो उसमें जो ये योजना चल रही थी 2017 से 16 से, तो इसमें जो सामने आया, हमें दृश्य हुआ, हम प्राइमरी स्कूलों का, जूनियर स्कूलों का, इंटर कॉलेजों का, सरकारी वालों का अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे थे। तो हमें लगा कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए। तो उस इम्प्लीमेंटेशन से जो सार आया, उस सार को हमने इनको सुझाव दिया, उस सुझाव को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, बल्कि शिक्षा कायाकल्प की जो योजना थी उसको भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया है, मैं आपको बता दूं। और शिक्षा कायाकल्प योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हम इसको राजस्थान भी ले गए, हम इसको बिहार भी ले गए, हम इसको उत्तराखंड भी ले गए, और इन प्रदेशों में हमारे जो वॉलंटियर थे वो इन प्रदेशों में ले गए। इसमें ज्यादातर लोग ब्यूरोक्रेट भी हैं और कई लोग इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह से है जो सरकार। तो ये दूसरा, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इस शिक्षा योजना में स्वदेशीकरण पर बहुत जोर दिया गया। अब इसी शिक्षा योजना में ये था कि किस तरह से स्वदेशीकरण किया जाए शिक्षा व्यवस्था का। ठीक है, तो उसमें शिक्षा को इस तरह से फ्रेम किया गया है जिससे कि उसमें लोकल एलिमेंट भी रहे, जितना भी लोकल एलिमेंट है। और दूसरा, तो उसका जो प्रैक्टिकलिज्म है ना, प्रायोगिक न कि थ्योरेटिकल, प्रायोगिक पे बहुत जोर दिया गया। ठीक है, बोर्ड के झंझटों को खत्म किया गया मेजोरिटी में, कि भाई हर पाल बोर्ड की और रट्टा लगाओ, रट्टा लगा के परीक्षा दे के आओ, उसमें 100% पाओ, उस सब पे थोड़ा सा कम फोकस किया गया, जबकि प्रैक्टिकलिज्म पे बहुत फोकस किया गया। हमारा देश पहले इस प्रैक्टिकलिज्म के द्वारा ही वर्ल्ड की सबसे उन्नत प्रोडक्टिविटी वाले देशों में शामिल था, जहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और विश्व में उसका निर्यात भी होता था। इस चीज पे फोकस दिया गया कि हम 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500, 2000 साल पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी का 25% से लेके 35% के बीच में कवर करते थे जीडीपी का। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह से कैसे पहुंचा जाए, तब क्या था और अब क्या नहीं है, इस बात पे रियलिटी में उस शिक्षा नीति लाने से पहले फोकस किया गया। कैसे वो किया जाए, किस तरह से इसको फ्रेम किया जाए और किस तरह से इसको मोल्डिंग किया जाए, मतलब मोड़ा जाए उसकी तरफ। तो इसमें मुख्य फोकस दिया जाए कि व्यक्ति का निर्माण कर लिया जाए, उसके संस्कारवान बना दिया जाए और उसे प्रैक्टिकलिज्म का थोड़ा सा डोज दी जाए, तो फिर उसके बाद राष्ट्र का निर्माण होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। तो इस बेस पे व्यक्ति के निर्माण पर फोकस किया गया। अब व्यक्ति का निर्माण कैसे हो इस पर तो व्यक्ति का निर्माण हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें उसमें एक बैलेंस रखना था कि साइंटिफिक अप्रोच प्लस मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशंस प्लस एंशिएंट साइंटिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है, इन सब के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न से कट जाएं, आधुनिकता से कट जाएं। आधुनिकता का मेरे कहने का मतलब है वैज्ञानिक प्रगति से। ठीक है, प्राचीन वैज्ञानिक प्रगति जो हुई, जो हाइपोथेसिस हुई, ठीक है, उस हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें मिथिक न मान लें, मिथिक मान लिया व्यक्ति ने तो उसे अपने ही प्राचीन ग्रंथों से, अपने ही प्राचीन संस्कृति से हेट हो जाएगी।
तो इसलिए उसको मिथ नहीं माना जाना चाहिए, वो सत्य थी, बस हम क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, जिसके कारण हम उसको इन्वेंशन को पूर्णतः आकार नहीं दे पाए। तो ये सब सोचा गया नई शिक्षा नीति में। अब व्यक्ति के निर्माण के लिए थोड़ा सा क्या चीज होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सही निर्माण हो। हमें पाश्चात्य संस्कृति के जो अवगुण हैं वे व्यक्ति में न आए, तो इसके लिए ध्यान रखा गया कि हमें अपने ही ग्रंथों से वो सब चीज लेनी है जिससे व्यक्ति का निर्माण, श्रेष्ठतम व्यक्ति का निर्माण हो। व्यक्ति लालची न हो, लोभी न हो, अहंकारी न हो, विनम्रता हो पर्याप्त, संस्कृति के प्रति अनुरक्ति भी हो, बड़ों का सम्मान भी हो। इन सब चीजों को वोट डालने के लिए ये माना गया कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में से जो व्यक्ति निर्माण के ग्रंथ हैं उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो उसी के तहत श्रीमद् भागवत गीता को, जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय ग्रंथ है, जो व्यक्ति निर्माण का ग्रंथ है, जो इहलौकिक के साथ साथ परलौकिक और कर्म के सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने वाला ग्रंथ है, जो आलस्य को, क्रोध को, काम को, अहंकार को, ईर्ष्या को हम हमेशा रोकने के लिए बोलता है, वो समदृष्टा बनने के लिए कहता है, समभाव के साथ काम करने के लिए बोलता है। तो व्यक्ति का निर्माण तो इसी से होगा। ये श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ को ये माना गया कि कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए इसको पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग होना चाहिए। एक बात बता दूं मैं, कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता भाई क्यों लाए, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अरे ये किसी धर्म की बुराई नहीं करता, ये तो मानव मात्र को समदृष्टा होने के लिए बोलता है। भगवान ने कहा है गीता के बारे में, अध्याय में भी कहा है और कई जगह कहा है। मतलब मैं सोचता हूँ कि 15 या 20 जगह कम से कम कहा होगा कि अर्जुन तू समदृष्टा बन। चांडाल में, राजर्षि में जो समदृष्टि रखते हैं वही मुझे सबसे प्रिय हैं और श्रेष्ठ हैं, ये कई बार बोला है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा गुण है। अब सपोज करो हम ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं कि जो समदृष्टा है, लगभग कम पूर्ण रूप से नहीं लेकिन फिर भी बहुत अंशों में, तो ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें आपसी क्लेश नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो लोभी नहीं है, ठीक है, जिसको पर्सनल लालच नहीं है, तो बहुत सी समस्याएं तो यही सॉल्व हो जाएंगी। जैसे पर्सनल लालच नहीं होगा तो राष्ट्र निर्माण तो ऑटोमेटिक हो गया, अपने आप हो जाएगा, जहाँ पर्सनल लालच नहीं है। ठीक है, हम ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं जो असत्य से दूर रहता है, क्रोध नहीं करता है, विनम्र है। ठीक है, तो सोचो कि उस व्यक्ति से कैसा समाज बनेगा, उस समाज से कैसा राष्ट्र बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम चतुर व्यक्ति का भी निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि गीता में ये भी लिखा है, अगर गीता तो ज्ञान का स्रोत है, विद्या का नहीं, ज्ञान का स्रोत है, वो व्यक्ति का निर्माण करता है। विद्या व्यक्ति का नहीं, विद्या एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक रूपता का निर्माण करती है, वो एक ही चीज में स्पेशलिस्ट बनाती है, जब ज्ञान उसे पूर्णता प्रदान करता है। आप विद्या में, जैसे आप इंजीनियरिंग में प्रवीण है तो आप मेडिकल में प्रवीण तो नहीं होंगे। ठीक है, आप एक अच्छे इंजीनियर हो जाएंगे, बस एक रूपता है, मतलब एक अंग ही है, एक ही अंग आपका डेवलप होगा। लेकिन यहाँ ज्ञान से तो संपूर्ण व्यक्तित्व आपका डेवलप होगा। कोई आपसे विनम्रता से बात कर रहा है तो आप उसे अच्छा मानेंगे, या कोई क्रोध में बात कर रहा है लेकिन बहुत बड़ा इंजीनियर है उसे अच्छा मानेंगे। तो कंप्लीट जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए ही श्रीमद् भागवत गीता को 6 से लेके 12 तक अनिवार्य किया। ये बड़े गर्व का विषय है कि गुजरात सरकार ने संदर्भ में सबसे पहले पहल की, सबसे पहले उन्होंने इसको लागू किया। अब कर्नाटक सरकार ने भी लागू किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारा एक ईश्वरीय ग्रंथ, भारत का एक ईश्वरीय ग्रंथ, बल्कि विश्व समुदाय का, मानव मात्र का एक ईश्वरीय ग्रंथ, जो मानव मात्र को सामंजस्य के साथ रहने के लिए, समदृष्टा होने के लिए, अवगुणों से दूर होने के लिए बोलता है। और वो आज 6 से लेकर 12 तक के बच्चे से, यानी 6 का बच्चा होता है 10 साल का या 12 साल, 10 से 12 साल के बीच का, और 12 में जो बच्चा पढ़ता है वो होता है 18 से 19 साल तक का। ठीक है, तो इस बीच में ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जो व्यक्तित्व इस बीच में बन जाता है ना, चाहे वो हिंसक हो तो हिंसा करेगा आदमी पूरी जिंदगी भर, अहिंसक हो तो अहिंसा करेगा। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि कोई तुम्हें कोई घात करे तो तुम उसके प्रत्युत्तर में खड़े न हो। अहिंसा का अर्थ ये है कि हमको अपनी ओर से या बिना बात के किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना है, ये अहिंसा है। तो ये सब चीज
इसमें देखने में आ रही हैं। ठीक है, तो निसंदेह जब हम 12 साल से लेकर 18 साल तक की बच्ची का निर्माण करेंगे तो उसमें गीता की बहुत बड़ी उपयोगिता है। गीता एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष, तो भगवान तो धर्म को मानते ही नहीं ना, ये तो व्यक्ति द्वारा चलाए हुए संप्रदाय हैं जो कालांतर में टाइम टू टाइम व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए चलाए, ये वास्तविकता है, इसमें 1% भी नहीं है। अदरवाइज संप्रदाय चलाने की आवश्यकता नहीं थी व्यक्ति के द्वारा कि मैं अलग बना लूं अपना दुकान, में अपने अलग खोल लूं। आवश्यकता थी, व्यक्ति में कोई कमी भी आ गई थी, मानव मात्र में मानवता की कमी आ गई थी, उस मानवता को पुनः एस्टैब्लिश कर दो। आपने देखा होगा 2000 साल पहले से कोई धर्म ही नहीं था, 2500 साल पहले, उससे पहले तो नहीं था। मैं आपको बता दूं, जैनिज्म में एक धर्म नहीं था, उसकी एक धारा है। जैनिज्म एक अहिंसावादी, एक्सट्रीम अहिंसावादी धारा है, जबकि अदर देन मतलब कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, कुछ लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीम अहिंसा को मानते थे कि भाई अहिंसा की परिभाषा क्या है। अहिंसा वो मानते थे कि युद्ध में हिंसा करना भी हिंसा है, जब कुछ लोग मानते थे युद्ध में हिंसा हिंसा नहीं है, वो फिर कायरता हो जाएगी। बस यही अंतर था। इसीलिए ऋषि वैदव से लेके नैमिनाथ तक, है ना, तो ये 22 जो तीर्थंकर हुए थे, इन्हीं के घर में दूसरी विचारधारा चल रही थी साथ साथ, जो भगवान राम से लेके भगवान श्री कृष्ण तक थी। तो इस पे बड़ा डिस्कशन भी होता था। एक स्वस्थ समाज था, जिसमें स्वस्थ समाज में बेहतरी के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए एक अच्छा डिस्कशन होता था, है ना। तो वो चीज इस 2500 साल में दूर हो गई। अब व्यक्ति क्या, मतलब वो लोगों ने क्या किया, अपने अपने उसके लिए मुखिया बनने के लिए संप्रदाय चला डाले, उन्हें धर्म बोलते हैं। इसलिए गीता में किसी स्पेशल धर्म का नहीं, वो मानव मात्र का है, वो उसमें किसी का भी नाम नहीं है। उसमें सोचो आप, हिंदू का नाम है, हिंदू शब्द ही नहीं है उसमें वैदिक शब्द भी नहीं है। वेद है, वैदिक शब्द नहीं है, लेकिन वेद का है उल्लेख 48वें 51वें श्लोक में बीच में मिलता है, लेकिन वैदिक शब्द नहीं है उसमें, सनातन वर्ड भी नहीं है। ठीक है, वो तो एक भगवान को ये थोड़ी देख रहे हैं कि कौन सा क्या है, किसी ने क्या संप्रदाय चला दिया। कहते हैं मानव मात्र जो मैंने बनाया है, उसके उत्थान के लिए, व्यक्ति आत्मोत्थान के लिए क्या क्या कर सकता है। आत्मोत्थान ही व्यक्ति का बेहतर व्यक्तित्व बनाता है। अगर हम आत्मोत्थान के लिए अपना कोशिश कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को निखार, और वो पर्सनैलिटी निर्माण करता है, समाज का निर्माण, ऑटोमेटिक राष्ट्र का निर्माण करेगा। और जब राष्ट्र ऐसा होगा तो मानव मात्र के लिए भी अच्छा ही अच्छा है, शुभ ही शुभ है, उसमें अशुभ तो कुछ है नहीं। तो प्रेजेंट जो शिक्षा नीति है हमारी, वो इस उपादेयता के साथ है, ये उपयोगिता है व्यक्ति का निर्माण करने की, राष्ट्र का निर्माण करने की, समाज का निर्माण करने की, जहाँ मत्सर न हो। मत्सर का मतलब ईर्ष्या, जहाँ आत्मा की जो अपरा प्रकृति है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या, ये सब चीज है ना, ये सब चीजों को जीतने का नाम, जितेंद्रिय होने का नाम है। और इसके साथ साथ कर्म के सिद्धांत को अंगीकृत करने का नाम, इसके द्वारा हम अपना व्यक्तित्व निर्माण करें, कर्म के सिद्धांत को माने। कर्म का सिद्धांत क्या है कि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा, उसे परमात्मा का नाम भी कहें तो वो परमात्मा के नाम से हमको उसका पुण्य मिलेगा, वो सेपरेट है। अब किसी अपकर्म से हमको, किसी दुष्कर्म से हमको उसका दंड भी मिलेगा, इसलिए उससे बचा जाए, मैक्सिमम बचा जाए। हमारे वैदिक ऋषि, सनातन संस्कृति के ऋषि जो पहले थी, वो बचा करते थे, वो कोई गलत काम करने से बहुत। आपने लिखित मुनि की, रचित मुनि की कथा सुनी होगी, तो एक मैं थोड़ा सा समाज दूं। हाँ, ये आपने लिखा है समत्तम योग उच्यते, ये वास्तविकता है, समता ही ईश्वर के साथ योग है। तो जो मैं लिखित और रचित मुनि की कथा सुनाता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट लूंगा बस। लिखित और रचित नाम के दो मुनि थे और दोनों के आश्रम थे। एक बार लिखित बड़े भाई रचित के पास गए, तो वहां जाके उन्होंने वो देखा कि बड़े भाई तो उसमें योग निद्रा में है, अपना ध्यान अवस्था में ली। तो उन्होंने क्या काम किया कि एक भूख लगी थी बहुत जोर की, बहुत दूर से गए होंगे, तो उन्होंने एक आम का तोड़ के खा लिया उन्होंने फल। इसी बीच में तंद्रा टूटती है उनकी, बड़े भाई की। तो बड़े भाई बोलते हैं कि लिखित तुमने ये क्या किया, तुमने तो इस बाग का स्वामी मैं हूँ और तुमने इस बाग के स्वामी से परमिशन नहीं ली और ये तोड़ के उसके बना खा ली, तो ये तो चोरी हुई। तो अब इस पे आज की डेट में होता तो लड़ाई हो जाती,
अब देखो सनातन संस्कृति किस तरह से उन संस्कारों को ग्रहण कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए क्या करूं बड़े भैया, ये तो पाप हो गया मुझसे, ये तो कर्म दुष्कर्म हो गया मुझसे, अपकर्म हो गया, इसके अपकर्म का दंड तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो अब वो बोले इसके लिए तो तुम्हें दंड अभी भोग लेना चाहिए, जो दंड तो भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो इसलिए इन्होंने क्या काम किया कि अब इसके लिए क्या किया जाए। वो बोले बड़े भाई से, इसके लिए राजा के पास जाओ, उनसे दंड की याचना करो। तो वो राजा के पास गए, तो राजा बोला भगवान मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप जैसे विराट व्यक्तित्व वाले ऋषि को मैं दंड दे सकूं। लिखित बोले कि इसमें राजा विराट व्यक्तित्व का उसका अंतर नहीं है, मैंने अपकर्म किया है, इस जन्म में तुम मुझे इसका कष्ट नहीं भोगा, मतलब इसका दंड नहीं दोगे तो मुझे फिर ऊपर नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें दंड देना भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में मैं इस दंड को भोग लूं। तो राजा बोले कि महाराज मैं राजा हूं, अगर राजा दंड दे सकता है तो राजा दंड को क्षमा भी कर सकता है, तो मैंने आपका दंड क्षमा किया। तो वो बोले ऋषि राजन ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि दंड क्षमा हो जाएगा, ये दंड कर आपको केवल दंड देने का अधिकार दिया है, किसी भी अपकर्म के लिए आपको क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए ये भी ध्यान रखो कि आपका अधिकार कितना है। तो राजा बोला कि महाराज इसका तो लिखित मुनि बोले कि महाराज वो सॉरी राजन इसका दंड क्या है ये बता तुम्हारे यहाँ चोरी का। तो बोले कि उस हाथ को काट दिया जाता है जिस हाथ से चोरी की जाती है। तो उन्होंने सहर्ष अपना हाथ कटा लिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी कारणवश मेरा ये मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि आदमी गलत कर्मों से दूर रहता है, ये कर्म का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने जो परमात्मा है परमेश्वर है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने देखा ही होगा वो परमेश्वर है, विराट स्वरूप किसी ने आज तक नहीं दिखलाया है। इस सृष्टि को विराट स्वरूप केवल के इसका आदि है न अंत है न मध्य है, ठीक है, वो 11वें अध्याय में है, तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण ने दिखलाया। तो उन्होंने अपनी 51% एनर्जी कर्म के सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने में श्रीमद् भगवद गीता में लगाई, और यही वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है और न कोई इसमें भाई भतीजावाद है कि आप यहाँ कि मेरा अपना आदमी ये करे तो कोई बात नहीं, पार का करे तो दंड है इसके लिए। परमात्मा तो परमात्मा है, वहां तो दंड मिलना है। फिर आप कहते हो कि अगले नेक्स्ट बर्थ में पहुंचते हो कि भाई ये दंड क्यों मिल रहा है हमें, हमने ऐसा कोई गलत काम तो किया नहीं है, ये दंड क्यों मिल रहा है। तो उसका कारण ये है कि हमारे जो संचित कर्म है उनसे प्रारब्ध का निर्माण हुआ, और प्रारब्ध का निर्माण जो हुआ, हमारा जो प्रारब्ध बना वो ही हमारा वर्तमान समय का भाग्य है। तो ये सिर्फ कर्म के सिद्धांत से एस्टैब्लिश होता है, कर्म कभी जाते नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे साथ जाते हैं और जब तक चलते रहते हैं कि जब तक कि हम इस चक्रों में घूमते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें जन्म मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें भाग्य मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये प्रारब्ध कहलाता है। तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया, तो ये सब चीजें जो कर्म का सिद्धांत है वैज्ञानिक अटल सत्य है। तो इससे क्या है कि समाज के निर्माण में बड़ा योगदान है, इसका व्यक्ति के निर्माण में भी योगदान है, व्यक्ति इससे गलत चीजों से दूर रहता है, तो और व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, समाज से राष्ट्र का होता है। तो मैं जो मानता हूं कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, बेहतर नागरिकों के निर्माण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का जो अध्ययन है वो सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता था। वर्तमान में गुजरात की सरकार ने और कर्नाटक की सरकार ने इसको लागू कर दिया है, और मैं सोचता हूँ कि अतिशीघ्र ही केंद्रीय सरकार भी इसे लागू करने जा रही है और इस सेशन से लागू भी हो जाएगा। तो इसकी उपादेयता के संबंध में बात कर रहा था कि इसको लागू करने से हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि व्यक्ति अब कर्म करने से अगर डरने लग जाए किसी भी तरह से, और वो कर्म का सिद्धांत करेगा, उसको लागू करेगा, तो वो गलत कर्म नहीं करेगा, और गलत कर्म एक बार को नहीं करेगा तो स्वाभाविक एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, और उससे क्या है कि एक महानतम राष्ट्र की ओर हम अग्रसर होंगे। ये इस नई शिक्षा नीति में इसको रखने का 6 से 12 तक के बीच में यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप देखना इसके आएंगे परिणाम सामने, इसके परिणाम आएंगे आज से 20 साल बाद, जब ये पीढ़ी, जो इस पीढ़ी ने ये पढ़ा होगा, जनरेशन ने, वो पीढ़ी जब राष्ट्र निर्माण के लिए विभिन्न पदों पर बैठी होगी,
विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही होगी, तब उस समय इसके परिणाम सामने आए। तो यही इसका सबसे बड़ा योगदान होगा। ये हो सकता है कि वृद्धावस्था में मैं देख पाऊं उसे, मेरे लिए बड़ी गौरव की बात होगी, और सब आप सब पूरे समाज के लिए गौरव की बात होगी, और पूरे व्यक्तियों के लिए कि आप उसे देख पाए कि उन पीढ़ियों, उस जनरेशन जो इस बीच में पड़ी होगी 6 से 12 तक के बीच में, वो आज से 20 साल बाद राष्ट्र का निर्माण कर रही होगी, और वो बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेगी। ये ऐसा मुझे आशा है और विश्वास भी है। यही इसकी सबसे बड़ी उपादेयता है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार साहब। तो उस वक्त में जो वहाँ भी बड़ी मिली-जुली भाषाएं थी, और वहाँ पर शायद उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज होती है इजराइल की, उन्होंने शायद हिब्रू यूनिवर्सिटी बनाई इजराइल के अंदर। काश अगर हमारी भी भाषा हिंदी रहती उस वक्त में, काफी अच्छा होता। संस्कृत में आप देखेंगे, अगर मैं बोलूं अहम नागपुरायाम गच्छामि अहम नागपुरायाम, आप कैसे भी व्यक्तिपरक भाषा है जो दुनिया में कोई नहीं है अभी तक, आप कैसे भी उल्टा सीधा बोलिए उसका अर्थ एक ही निकलेगा। इतनी साइंटिफिक पैदा नहीं हुई है। ये बड़ा दुख का विषय है कि हम इस भांतम वैज्ञानिक भाषा को छोड़कर हम दूसरी भाषा को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं, जबकि हमारी अपनी इतनी उन्नततम उस वो शिखर जिस पर कोई भाषा पहुंच ही नहीं सकती, वो भाषा हमारे पास है। विभक्ति परक है, कंप्यूटर के लिए सबसे सेंसिटिव है, फिर भी हम दूसरी भाषा को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, और ये शिक्षा नीति की यही सबसे बड़ी पहचान है। इसमें इसी चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि हम जब हमारे पास वो चीज है और सबसे बेस्ट रूप में है, तो हम किसी दूसरे की चीज को अडॉप्ट क्यों करें। हिब्रू को लोगों ने डेवलप किया, ये एक बहुत बड़ा अनुकरणीय उदाहरण है। इजरायली इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपनी संस्कृति को बहुत ही प्यार करते हैं, और हमें अपने नागरिकों को ये भी सिखाना होगा कि हम अपनी संस्कृति को बहुत प्यार करें। हाँ, प्रणाम सर। मैं इस सत्र में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, प्रमोद जी की आज्ञा हो तो। अरे मेरी क्या, आप कैसी बात कर रहे हो। हाँ, देखिए, जो मेरे को विचार आ रहे हैं कि इसके लिए बड़े सेमिनार्स की हमें जरूरत है। छोटी अपनी बात में कहना चाहता हूँ जी। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम है, ये क्रम है। इसका उदाहरण ये है कि 2 तोते हैं, एक कसाई के यहाँ, एक भगत के यहाँ है। तो कसाई का तोता वेलकम करता है आपका और कहता है मारो काटो मारो काटो मारो काटो, क्योंकि यही उसने सुना है। और भगत का तोता कहता है राम 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 आओ राम राम। ये जो ह्यूमन माइंड है, इसका जो प्रारब्ध है, उससे जो भी यहाँ बोलने शुरू करता है, वो उसका जो प्रारब्ध कर्म है वो आने वाले एनवायरनमेंट से टेप हो जाता है, और उसकी स्थिति ये बनती है कि जैसे वर्ण संकर हो जाती है कोई चीज, तो पीछे का लिए रहता है और जो सामने आता है। इसलिए 2 टाइप की पर्सनैलिटी है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में तो हम अपना प्रारब्ध लिए घूम रहे हैं, और फिनोटाइप में जो हमारी 5 इंद्रियों से सामने आहार अंदर जाता है, ये 5 आहार हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो जैसे जैसे आहार अंदर जाता है, वैसे वैसे पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो भी आप विद्या शिक्षा दीक्षा शास्त्र दे रहे हैं, जैसे बच्चों को देखिए, आज माता और बहनें और सारे लोग लगे हुए हैं, जो शुरू में उसका 3 साल होती है कि जरा शुरू करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ABCD। तो इसके सिखाते सिखाते कितना टाइम लग जाता है। मुझको अच्छी तरह से ध्यान है कि जब 6वीं क्लास में मैं भर्ती हुआ था, तो त्रिभाषा फॉर्मल में अंग्रेजी शुरू हुई थी 6वीं क्लास में। तो मैं अपने जीने पे बैठा हुआ रट रहा था, सीए टिकट कैट माने बिल्ली, सीए टिकट कैट माने बिल्ली, सीए टिकट माने कैट माने बिल्ली। मेरे को याद नहीं हो रहा था। मेरी माँ उधर से गुजरी
और वो जा करके सानी देने जा रही थी गाय को, और लौट के आई तब भी मैं कर रहा था सीए टिकट कैट माने बिल्ली, सीए टिकट कैट माने बिल्ली। तो वो एकदम से बोली, अरे तू कैट माने बिल्ली लगा हुआ है तब से, कैट माने बिल्ली है तो बना रहने दे, तुझे क्या परेशानी है। अच्छा, इतने में ही मेरी तंद्रा टूट गई, मुझे याद हो गई कि कैट माने बिल्ली, वरना कैट माने बिल्ली मेरे दिमाग में ही नहीं घुस रही थी। तो जिस विषय का हम बराबर चिंतन करेंगे, अब जैसे शिक्षा नीति आई है, मैं ये नहीं कह रहा, इस पे जान नहीं जा रहा कि अच्छी है कि बुरी है, आप खुद एनालाइज कर लीजिए। जिस चीज को हम बराबर अभ्यास में डाल रहे हैं, टीचर भी वही पढ़ेगा, उसको पढ़ाना उसकी मजबूरी है, वो उसके बिना तो उसको काम ही नहीं है, उसको सेवा ही नहीं मिल रही है। तो जो हम उसको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम बैठ के पढ़ा रहे हैं अलिफ बे ते टे से, या बैठ के बार बार बच्चा देखिए ऊपर नीचे झूमता है, हमारा जो बच्चा आ रहा है, घर में आ रहा है, जहां भी हमारा बच्चा जा रहा है, पेरेंट के साथ देख रहा है, आप देखिए गालियां सीख रहा है। आज की डेट में गालियां कहाँ से सीख रहा है? गालियां हमारे यहाँ तो कोई साला बहनोई और माँ बहन की होती नहीं है। संस्कार में जहां मान लो दूध छूट जाता है और बिना दूध के भी शादी कर सकते हैं, वहीं गालियां आ जाती हैं स्वाभाविक, क्योंकि वो तो रिश्ता है उनका, गाली नहीं है, बोलचाल है वो, और हमारे लिए वो गाली है। तो मेरा बस इतना सा निवेदन है इस सत्र में, और ये जो मैंने सुना प्रमोद जी को और शिक्षा नीति के बारे में बात हुई, कि गीता के जो मूल तत्व हैं उनका हम गीता को कभी भी हम डिस्कशन का पार्ट नहीं बना सकते। इसमें किसी ने जिसने भी एक श्लोक का अध्ययन किया हो उसी पर हम लोग कभी भी चर्चा कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए भाई अरविंद जी तो स्वतंत्र हैं, और आचार्य जी तो यही कह रहे हैं कि दिव्य युग आ रहा है, दिव्य युग आ रहा है, और वो आने के लिए तैयार है। और कैसे आएगा, हो सकता है लोगों को ये लग रहा हो कि शायद ये तो बात झूठी है, तो झूठी सच्चाई से तो कोई लेना देना हमारे से कहने से हो नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ऐसी नीति कोई हम डालेंगे और सब लोग पढ़ेंगे, और ये यूएनओ भी मान ले रही है कि भाई योग का एक दिन मान लिया जाए तो अच्छा ही है, सारे राष्ट्र भी मान रहे हैं, शायद हो सकता है लोगों को अच्छा लगने लगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिसका ध्यान करेंगे, ध्याय तो विज्ञान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते, तो जो आप संग कर ले जाएंगे वही परिणाम आएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद आदरणीय अर्जुन दीक्षित साहब। अब आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं तो दो शब्द धन्यवाद कहते हैं। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आज आपने एक नया विषय उठाया, हमारी जो नई शिक्षा नीति इसके ऊपर बताई, बात अपनी कही, और बड़े सुंदर तरीके से आपने अपने जो आपका वक्तव्य था उसको प्रस्तुत किया, आपने अपने भाव बताए, आपके अपनी जो व्याख्या थी उसको कहा, आपकी जो सोच थी उसको उजागर किया। आज आपकी दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो आपने शिक्षा क्षेत्र में कितनी मेहनत की, जो भी आपने अपने एक संस्था बनाई थी उसके हिसाब से, उस पर आपने रिसर्च करके आपने अपने सुझाव भेजे, और उन सुझाव के ऊपर कहीं ना कहीं उनको कंसीडर किया गया, उन पर अमल किया गया। दूसरी बात आपने कही कि आपने 7 वर्षीय, जैसे आपने बताया 45 साल की आयु है, तो सन 77 में आपकी पैदाइश है, 84 से आपने गीता पढ़नी शुरू की, और तब से पढ़ते आ रहे हो गीता पे। कितना अध्ययन, इस उम्र तक आते आते आपको एक एक श्लोक का भाव भी पता है, उसका अर्थ भी पता है, भावार्थ भी पता है। और ये सत्य है कि सर, गीता को हम 10 बार पढ़ते हैं और 10 बार उसके उतने ही मीनिंग निकलते हैं, उतना ही भाव, अरे इसमें तो ये भी छुपाता है, अरे इसमें ये भी छुपाता है, ये हम नहीं समझ पाए। और अगर हम कक्षा 6 से लेके शुरुआत कर लेते बच्चों की, जिसमें शुरू में अगर वो उसका अर्थ समझे, अर्थ से धीरे धीरे भाव, और भाव करते करते अगर उसको जीवन में उतार लेंगे, उससे बड़ा शिक्षा जगत में और कोई क्रांतिकारी कदम हो नहीं सकता। ये बहुत बहुत बड़ा क्रांतिकारी, क्योंकि गीता एक जीवन को जीने की कला है, किस तरीके से हमको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को लड़ना है, अब किस तरीके से प्रगति करनी, किस तरीके से हमको विजय प्राप्त करनी है विभिन्न क्षेत्रों में, ये सिखाती है। और उसको जितनी जल्दी उसका अध्ययन शुरू कर लें जीवन में, उतना ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा अभी उन्होंने कक्षा 6 से शुरुआत की, हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जैसे इन्होंने कहा कि जब वृद्ध हो जाएंगे प्रमोद जी, तब ये देखेंगे नई पीढ़ी को किसका क्या प्रभाव है हमारे राष्ट्र के ऊपर। हो सकता है तब तक हम लोग देखेंगे कि कक्षा 6 की बजाय कक्षा 3 से पढ़ाना शुरू कर दिया गया, उसका अच्छा ही प्रभाव होगा। उस अच्छे प्रभाव को देखते हुए ये और जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए मेरी तो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी देर तक हमारे जीवन पर गीता का प्रभाव रहेगा, और जितनी जल्दी इस तरीके के संस्कार हम पे पड़ जाएं,
उतना ही भला है, उतना ही अच्छा। आपने अपने विचारों को बहुत सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार साहब, आपने समय निकाल कर हमें समय दिया। चलिए, आज का विचार है, जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कोई साथ दे ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। आइए हम तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा